अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू दी अल आसिफ एकेडमी। सो फाइनली आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल का जो सेकंड पार्ट है, न्यूक्लियस, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया है और सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शन हैं वो डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो की जो लिंक है आपको मिल जाएगी, वो वीडियो आप लाजमी देखें। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सेल का न्यूक्लियस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पार्ट है सेल का। तो इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसको डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे और लिंक को शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया। तो आज हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस। अब देखिए, न्यूक्लियस जो है सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पार्ट माना जाता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है वो हम देखते हैं कि इनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी डिस्कवरी के हवाले से बात करते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी से पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि सेल एक किस्म की इम्पटी स्पेसिस है, इम्पटी चेम्बर्स हैं, जैसे कि सेल की माना ही क्या है, इम्पटी चेम्बर्स या इम्पटी रूम्स, इम्पटी कंपार्टमेंट हम कहते हैं सेल को। लेकिन 1831 के अंदर जब रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि सेल जो है वो एम्पटी स्पेसिस नहीं है, इनके अंदर एक किस्म का डेंस मटेरियल होता है, जिसको इसने न्यूक्लियस का नाम दिया। उसके बाद जो सेल का जो अल्फाज है, जो वर्ड हम सेल यूज करते हैं, ये अब मिसनोमर ही कहलाएगा, क्योंकि सेल की माना क्या है, एम्पटी स्पेसिस। अब सेल तो एम्पटी स्पेसिस है ही नहीं, इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी डिस्कवर हो चुके हैं और न्यूक्लियस भी डिस्कवर हो चुका है। लेकिन इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था कि सेल एम्पटी है। और इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद ये कंफर्म हो गया कि सेल अब एम्पटी स्पेसिस नहीं है। ठीक है, सो ये जो न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। ठीक है, उसके अलावा हम से इस न्यूक्लियस को सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पार्ट कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पार्ट क्यों कहते हैं? एक तो ये पूरे सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जो भी मालिक्यूल की फॉर्मेशन होती है या मालिक्यूल की ब्रेकडाउन होती हैं, जो भी एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, उन सब प्रोसेस को कंट्रोल और गाइड कौन कर रहा होता है? वो सारे प्रोसेस जो होते हैं न्यूक्लियस की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक होते हैं, न्यूक्लियस ही उनको गाइड कर रहा होता है। तो पूरे सेल को कंट्रोल करता है या सेल के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो इसी वजह से इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पार्ट कहा जाता है। ठीक है, और जबकि ये पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो इस वजह से हम इसे सेल का न्यूक्लियस भी, सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं। जैसे ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ऐसे सेल के जो भी प्रोसेस हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है। तो आप न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी मालिक्यूल बन रहे हैं, मालिक्यूल की ब्रेकडाउन हो रही है, सारे प्रोसेस को मिलाकर हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उस सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है। तो इसी वजह से हम इसको सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ही ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो इस वजह से, क्योंकि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर करता है। ये स्टोरेज बॉडी है फॉर द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो कि हमें कैरेक्टर मिलते हैं अपने बड़ों से, अपने वालिदैन से, जो कैरेक्टर मिलते हैं वो स्टोर्ड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने वाली बॉडी है, तो इसी वजह से भी ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से भी इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल्स, व्हाई? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स। और ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेलिज है सेल का। देखें तो लार्जेस्ट ऑर्गेनेलिज है। ठीक है, उसके अलावा साइज कितनी होगी? तकरीबन 7 माइक्रोमीटर। ये अबाउट है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 7 माइक्रोमीटर। इसकी क्या होगी? साइज होगी न्यूक्लियस की। ठीक है, उसके अलावा स्टोरेज बॉडीज फॉर द जेनेटिक मटेरियल, स्टोरेज बॉडीज फॉर द जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि मैंने कहा कि जेनेटिक मटेरियल की ये क्या है? स्टोर बॉडी। अब हम जब इनके पार्ट डिस्कस करेंगे तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क होगी, जिनके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स के अंदर डीन होंगे, डीएनए होंगे, डीएनए के अंदर जीन्स होंगे, और जीन्स के अंदर हमारा क्या होगा? जेनेटिक कोडान्स होंगे, जेनेटिक कोड्स होंगे, जिनके अंदर हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन छुपी होगी या उसके अंदर हाइड होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये न्यूक्लियस क्या करता है? स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको। तो इसी वजह से भी हम इन्हें इंपॉर्टेंट पार्ट कहते हैं सेल का। ठीक है, सो स्टोरेज बॉडी फॉर द जेनेटिक मटेरियल्स।
मेन फैक्टर दैट शोज डिफरेंशिएट बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को हम अलग क्यों करते हैं, इसका एक मेन और बड़ा रीजन क्या है, न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, प्रिमिटिव सेल्स है, एडवांस सेल नहीं है, तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस की डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो उसके अंदर सिंपल क्रोमोसोम्स की क्वाइल प्रेजेंट होती है, वो भी ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं होते। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है वो मोस्ट एडवांस है, वो क्या है, मोडिफाइड सेल है, उनके अंदर मोडिफाइड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, प्रॉपर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये एक किस्म का मेन डिफरेंस शो कर रहा है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर। ये वह फैक्टर है जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या बताएगा, मेन डिफरेंस बताएगा। ठीक है, सो उसके अलावा अ सेल में है मोर देन वन न्यूक्लियस। अच्छा, ये बात लाजमी नहीं है कि एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, ये बात लाजमी नहीं है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फंजाई का जो सेल हो गया, उनके अंदर ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। हमारे मसल्स के सेल देख लें, उनके अंदर जो है न्यूक्लियस वो क्या है, एक से ज्यादा है। जो एक से ज्यादा न्यूक्लियस रखने वाले सेल है उन्हें हम सिनुसाइटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, हम सिनुसाइटिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। ठीक है, सो द सेल विच हैव मोर देन वन न्यूक्लियस आर कॉल्ड सिनुसाइटिक आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। ठीक है, सिनुसाइटिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का नाम देते हैं जिसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो। अच्छा, कुछ हमारे पास सेल के एग्जांपल ऐसे भी हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है। मिसाल के तौर पे जो रेड ब्लड सेल्स है उनके अंदर मोस्टली न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स, ब्लड के जो सेल्स है, कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हम इनकी शेप के हिसाब से बात करें तो ये जनरली स्पेरिकल होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं, और कभी कभार इनकी शेप जो ना वो लोब्ड हो जाती है या एलोंगेटेड भी होते हैं। लेकिन मोस्टली जो इनकी शेप है वो स्पेरिकल और ओवल ही होती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनके बुनियाद पे हम क्या कहते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पार्ट है किसका, हमारे सेल का, क्योंकि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है। दूसरा, सेल की पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे इनकी कंपोजिशन के, ये कंपोजिशन के अंदर किस चीज से बना है। उसके बाद इसकी पूरी एनाटॉमी देखेंगे, यहाँ स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये इसकी जो अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं और कौन सा जो काम है वो परफॉर्म कर रही हैं। तो देखते हैं कंपोजिशन और इनकी स्ट्रक्चर। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करते हैं इनकी कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि कौन से मटेरियल से ये बना है। ठीक है, तो बेसिकली इनके अंदर जो मोस्ट मटेरियल होता है शामिल जो है वो तीन चीज़ें होती है प्रोटीन का, जो लिपिड और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, ये मेन कंपोनेंट है, प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, तो जनरली कंपोज्ड होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, प्रोटीन्स का और लिपिड का। अब न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आपको पता है डीएनए, आरएनए वगैरह आ जाते हैं। ये डीएनए, आरएनए किसके बने हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बने हैं। ठीक है, तो ये सेल की जो क्रोमेटिन है या क्रोमोसोम है उनके अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस है उसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए किसके अंदर प्रेजेंट है, इस क्रोमेटिन के अंदर प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन्स क्रोमोसोम्स के अंदर भी होगा, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन हो गया, जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स होते हैं। उन कॉम्प्लेक्स को, न्यूक्लियोसोम के कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स को बनाता है डीएनए के साथ मिलकर, हिस्टोन प्रोटीन हो गया। उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे, वो शामिल होंगे। ठीक है, तो प्रोटीन्स भी होता है और लिपिड भी होता है। लिपिड क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो भी आपको पता है कि जो भी सारी मेम्ब्रेन्स हैं उनकी बेसिक स्ट्रक्चर सेम होती है। जैसे हमने डिस्कस किया कि मैं ये वाली सेल मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड के 2 लेयर्स की बनी है, बायलेयर की बनी है। तो इसी तरीके से न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी 2 लेयर की बनी होगी, फास्फोलिपिड के 2 लेयर की। ठीक है, तो इन न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के अंदर टोटल कितनी चीज़ें शामिल है, 3 चीज़ें ही बेसिकली शामिल होती हैं। जो डीएनए और आरएनए हो गया जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कॉम्प्राइज करते हैं, और प्रोटीन्स हो गया, और उसके अलावा क्या हो गया, उसके अलावा लिपिड हो गया जो कि फास्फोलिपिड की बायलेयर बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चरली इसको 3 पार्ट के अंदर क्या किया है, डिवाइड किया गया है, जिनमें से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये जो आपको दिख रही है इसे हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, छोटा न्यूक्लियस, लिटिल न्यूक्लियस। और उसके अलावा ये जो आपको नेटवर्क नजर आ रही है, इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, ये पूरी नेटवर्क और इसके साथ जो फ्लूइड है उनको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस की प्लाज्मा। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, उसका काम क्या है,
और न्यूक्लियोलस क्या है, उसका काम क्या है, और न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहते हैं और उसका काम क्या है। ठीक है, तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद ओवरऑल हम न्यूक्लियस का क्या देखेंगे, फंक्शन देखेंगे। अच्छा, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर के अंदर उसका फर्स्ट पार्ट जो कि है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियोलस, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? मेम्ब्रेन का मतलब सिंपली आपको पता है कि कवरिंग होती है, कवर करना, कवरिंग। ठीक है, और उसके अलावा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर के अंदर, ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि पूरे न्यूक्लियस को क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो न्यूक्लियस को कवर करने वाली मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो इट कंसिस्ट टू लेयर्स जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने देखा था कि 2 लेयर्स होते हैं फास्फोलिपिड के, उसी तरह इसके अंदर भी क्या होंगे, 2 लेयर्स होंगे। वो भी किसके होंगे, वो भी फास्फोलिपिड के ही होंगे। 2 लेयर्स किसके होंगे, वो भी फास्फोलिपिड के ही होंगे। ठीक है, तो फास्फोलिपिड के 2 लेयर होंगे, और उसी अरेंजमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसी अरेंजमेंट इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगी, वही अरेंजमेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी होगी उनकी। ठीक है, तो जो 2 लेयर्स है उनमें से हम एक लेयर को क्या कहते हैं, इनर लेयर कहते हैं। एक लेयर को क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन और इनर लेयर। इनर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं आप, और इनर लेयर भी कह सकते हैं। और दूसरे को हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी आउटर लेयर को आउटर मेम्ब्रेन और इनर लेयर को इनर मेम्ब्रेन। ये वाला है इनर मेम्ब्रेन और ये वाला है आउटर। अब इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान आपको थोड़ा गैप नजर आ रहा है, थोड़ी स्पेसिस नजर आ रही है। उन गैप को, उन स्पेसिस को नाम दिया जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस। इंटर का मतलब है 2 चीजों के बीच में, बिटवीन। इंटर का मतलब है बिटवीन, 2 मेम्ब्रेन्स के बीच वाली जो स्पेसिस है उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस। ठीक है, ये वाली जो स्पेसिस है, इस स्पेसिस को हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस। ठीक है, जो इन दोनों के दरमियान होगी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस कहते हैं। ठीक है, जो 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में होती है। अच्छा, अब तो ये होगी, इनकी स्ट्रक्चर सेम होगी जो कि सेल मेम्ब्रेन की होगी। अगर आपने सेल मेम्ब्रेन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, वो जाके देखिए, तो इसकी भी आपको ना आइडिया हो जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगी। दोनों की स्ट्रक्चर क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अच्छा, अब सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का बेसिकली काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का काम है कि ये जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है सेल का, इस साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से न्यूक्लियर मटेरियल को क्या करना, अलग करना, सेपरेट करना, इस सेल मेम्ब्रेन का काम है। और सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरा भी नाम देते हैं, एक दूसरा भी नाम है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन नहीं बल्कि हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम दूसरा नाम देते हैं न्यूक्लियर थीका का। न्यूक्लियर थीका भी कहते हैं, और उसके अलावा इसको हम न्यूक्लियर इनवलप भी कहते हैं। न्यूक्लियर इनवलप भी कहते हैं। ठीक है, सिंपली इनवलप का मतलब है क्या, लिफाफा, कोई भी ऐसी चीज जो कि कवर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिफाफा कहते हैं या एनवेलप कहते हैं। तो इस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस का लिफाफा भी कहा जाता है, यानी न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है। अगर हम इन केस मसल सेल के अंदर डिफाइन करें तो न्यूक्लियर लेमा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वर्ड यूज होते हैं, न्यूक्लियर थीका और न्यूक्लियर एनवेलप यूज होते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब हम काम देखेंगे, इसका काम क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। इसका काम है सिंपली क्या करना, कवर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या करना, कवर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को कवर करना। ठीक है, उसके अलावा सेपरेट करना साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को। सेपरेट्स क्या करती है, सेपरेट्स करती है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स को। ठीक है, कहाँ किससे सेपरेट करती है, न्यूक्लियर मटेरियल से सेपरेट करती है। अब ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको और साइटोप्लाज्म के मटेरियल के बीच में जो दीवार है, जो लिंक, जो हम कहते हैं जो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन क्या है, वो लिमिटेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये दोनों के दरमियान क्या है, एक किस्म की दीवार है, लिमिटेशन है, जो कि दोनों को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर जो मटेरियल है न्यूक्लियस का, उसको सेपरेट कर रही है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म को कवर करती है, सेपरेट करती है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को, कहाँ से, न्यूक्लियर मटेरियल से। और न्यूक्लियस और इस साइटोप्लाज्म के बीच में जो एक्सचेंज होती है मटेरियल्स की, उस वो एक्सचेंज करवाती है या ट्रांसपोर्टेशन करवाती है, किसके दरमियान ट्रांसपोर्टेशन करवाती है,
it helps in the transportation of materials between nucleus and cytoplasm, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान क्या करती है, मटेरियल की जो एक्सचेंज है वो करती है। किसके थ्रू? थ्रू दी स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कराती है। उन होल्स को हम क्या कहते हैं? उन होल्स को हम न्यूक्लियर पोर का नाम देते हैं, पोर्स का मतलब है छोटे छोटे सुराख, छोटे छोटे होल्स, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन करती है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल की एक्सचेंज होती है जी। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये जो प्रोटीन की फॉर्मेशन है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। अब प्रोटीन की फॉर्मेशन तो साइटोप्लाज्म के अंदर होगी, लेकिन जेनेटिक कोड्स जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे? वो न्यूक्लियोप्लाज्म से आएंगे और वो आरएनए लेके आएगा, मैसेंजर आरएनए लेके आएगा। तो मैसेंजर आरएनए किसके थ्रू मूव करेगा? इस न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू मूव करेगा। या कोई भी और मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होता है या न्यूक्लियस से बाहर दाखिल होता है, तो वो किसके थ्रू जाता है? इन छोटे छोटे गेट्स के जरिए जाता है। छोटे छोटी ओपनिंग्स हैं, जिन ओपनिंग्स को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर जो है ना, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो इनके जरिए क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। और ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खुद है। और ये ऊपर वाली इसकी क्या है? आउटर स्ट्रक्चर है। और ये जो अंदर वाली है वो क्या है? इसकी इनर स्ट्रक्चर है। उसके अलावा ये आपको छोटा जो डेंस पार्ट नजर आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो कि सेल का छोटा न्यूक्लियस है। यहाँ न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपको नेटवर्क नजर आ रही है, इस नेटवर्क को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो न्यूक्लियस की प्लाज्मा है, ठीक है। तो ये तो एक पार्ट हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। अब दूसरा जो पार्ट है, वो दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा पार्ट है न्यूक्लियोलस। वो न्यूक्लियोलस देखते हैं और उसके बाद ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, क्योंकि इनके अंदर क्रोमोसोमल नेटवर्क वगैरह होती है, इनका ज्यादा फंक्शन होता है, तो इनको हम डिटेल के अंदर देखते हैं। अभी छोटा जो पार्ट है न्यूक्लियोलस, उसको देखते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियोलस आपको दिख रहा है, ये क्या है? से न्यूक्लियस के अंदर भी छोटा डेंस मटेरियल है, डेंस पार्ट है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। अब अगर आपकी डेंसिटी देखें इस न्यूक्लियस की और इस न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियोलस की डेंसिटी क्या होगी? डेफिनेटली क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी ये अपने न्यूक्लियस से ज्यादा क्या है? डेंस है, ठीक है। तो हम इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, या आप इसे लिटिल न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, छोटा न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। लिटिल न्यूक्लियस क्या है? ये लिटिल न्यूक्लियस है, ठीक है। और बेसिकली बना किस चीज का होता है? कंपोज्ड ऑफ आरएनए, कंपोज्ड ऑफ आरएनए। ज्यादातर किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है, ठीक है। तो ये होगी इसकी कंपोजिशन। और ये क्या है? लिटिल न्यूक्लियस है, डेंस पार्ट है। डेंस होता है किससे? डेंस होता है देन न्यूक्लियस, डेंस देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ज्यादा डेंस होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है? इसका काम है राइबोसोम को प्रोड्यूस करना। क्या करना? प्रोड्यूस राइबोसोम्स। इसका काम क्या है? प्रोड्यूस राइबोसोम्स, प्रोड्यूसेस राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स भी सेल के ऑर्गेनेलिज है, जो कि प्रोटीन को पैदा करते हैं या प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। इसी वजह से हम इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं, या फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। न्यूक्लियोलस इनडायरेक्टली जो है प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये राइबोसोम्स बनाता है, जो कि राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन को बनाने वाले कॉम्प्लेक्स हैं, प्रोटीन को बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं। तो इनडायरेक्टली ये प्रोटीन की फॉर्मेशन को क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है, या उनके अंदर हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये था न्यूक्लियस का छोटा पार्ट, न्यूक्लियोलस। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको समझना है, ठीक है।